हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। चलो, अच्छे ही होने चाहिए। राइट। चलो, हम तो आज आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक काफी सारी चीजें कर ली है डिबेंचर्स में। आज हम करने वाले हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। और आज मोस्ट लाइकली कम फिनिश कर देंगे। राइट, बट आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक। राइट, छोटा सा ही है। टॉपिक का नाम क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब समझ में आता है आपको? सर सर, एक बार ही बता दो क्या आता है। देखो, एक बैंक है। हाँ, एक बैंक है। राइट। एक बैंक है और ये आपका बिजनेस है। राइट। वो आपको लोन दे रहा है। लोन के अगेंस्ट वो सिक्योरिटी मांगेगा कुछ या नहीं मांगेगा, या ऐसे ही दे देगा लोन? ऐसे लोन मिलते हैं क्या? सर बिल्कुल नहीं मिलते। राइट। तो ये बिजनेस से क्या कहता है कि कुछ ना कोलेटरल एज सिक्योरिटी रख दो, मतलब कुछ कोलेटरल रख दो, कुछ सिक्योरिटी रख दो। राइट, सिंपल वर्ड्स में बोलो तो सिक्योरिटी रख दो कुछ। राइट। सिक्योरिटी कुछ भी रखी जा सकती है। तो बिजनेस पता है क्या कहता है? मान लो, मतलब ये ए लिमिटेड है, मान लो ए लिमिटेड कहती है कि बैंक बैंक हम क्या करेंगे कि आप हमको लोन दो। राइट। और हम बदले में आपको क्या करेंगे? हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे। मतलब एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब वो डिबेंचर्स अभी आप यूज नहीं कर पाओगे और ना उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर हम डिफॉल्ट करते हैं लोन पर अगर डिफॉल्ट करते हैं तो उस केस में आपके पास राइट्स हैं। आप ये सिक्योरिटी जो हम इश्यू कर रहे हैं डिवेंचर्स, उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। और फिर आपको कंपनी में आप एक तरह से डिवेंचर होल्डर बन जाओगे और आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। और इनफैक्ट जो आपका पेंडिंग जो डिफॉल्ट होगा ना, उस डिफॉल्ट को भी हम डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। आपको बात समझ में आती है इतनी? हाँ सर, ये जो बात तो आती है। तो मतलब सिंपल सी अगर बात समझी जाए तो ये एज कोलेटरल इशू करते हैं, बस के सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हाँ ठीक है। चलो, अब ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। हाँ सर, आगे चलते हैं। तो इसको ना प्रेजेंट कैसे करते हैं उसके लिए नंबर्स ले रहा हूँ मैं कुछ, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल भी ज्यादा बड़ा नहीं है और इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला भी नहीं है। सिंपल सी दो मेथड है इसमें। राइट। उन दो मेथड्स को क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? ये इलस्ट्रेशन से लिया हुआ है मैंने। हयात लिमिटेड। राइट। हयात लिमिटेड टू का लोन। दिख रहा है ना आपको? हाँ सर, दिख रहा है। टू का लोन हो 8 लाख फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से 8 लाख का लोन लिया है किसने? हयात लिमिटेड ने। हयात लिमिटेड ने, ठीक है। और बदले में क्या किया है? 10,000 9% डिवेंचर्स इश्यू कर दिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर उन्होंने डिवेंचर्स इश्यू कर दिए। ठीक है। अब कैसे आप इसको ट्रीट करोगे बैलेंस शीट में, ये बता दो दोनों मेथड में। मेथड वन क्या है? जब जनरल एंट्री पास नहीं करते या जनरल एंट्री पास करते हैं, दोनों मेथड में। राइट। तो पहला मेथड तो क्या है? चलते जाओ, चल लोन कितने का है? 8 लाख का। ठीक है। हाँ, सीधा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8 लाख। लोन पे डिपेंड करता है, अगर लॉन्ग शॉर्ट टर्म हुआ तो शॉर्ट टर्म में दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म हुआ तो लॉन्ग टर्म में दिखाएंगे। ठीक है। और उसी के नीचे बस इतना आएगा, ये डिक्लेरेशन की मतलब एक डिस्क्लोजर आएगा बस, एक और कुछ नहीं आएगा। सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट आ जाएगी और बस खत्म काम। मतलब हमारी लाइबिलिटी एक्चुअली क्या है? सिर्फ लोन है, ये जो एसबीआई से लोन ले रखा है ना, लाइबिलिटी यही है 8 लाख रुपए की। जो बाकी ये जो इश्यू कर रखे है ना, ये अभी लाइबिलिटी नहीं है हमारे लिए। ये लाइबिलिटी बन जाएगी अगर हम लोन पे डिफॉल्ट कर देंगे और जो बैंक है वो एक्सरसाइज कर लेगा इस राइट को अपने सिक्योरिटी के। ओके। कोई दिक्कत वाली बात? कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात क्या है? जो हमने लोन ले रखा है ना, जिसके अगेंस्ट हमने कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करी है, वही लाइबिलिटी है हमारी। जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तरह पर हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं, वो लाइबिलिटी नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी नहीं है। ठीक है। अगर फ्यूचर में हम डिफॉल्ट करते हैं, उसके बदले में अगर बैंक या जिससे भी हम पैसा उठा रहे हैं, वो उसको अगर एक्सरसाइज कर लेता है अपने राइट को, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी। वो कैसे बनेगी वो आगे देखेंगे। ठीक है। सेकंड मेथड क्या है?
हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, 10 लाख और 10 लाख। देखोगे टेक्निकली तो कुछ भी नहीं किया हमने। हमने एक अकाउंट डेबिट किया, एक क्रेडिट किया और इफेक्ट नील कर दिया। किसी पार्टी को डेबिट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने। तो एटलीस्ट हमने क्या करा है? हमने सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह किया है। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो भी देख लेते हैं। सेम 8 लाख तो सेम आएगा दोनों मेथड में। बट यहां पर कैसे करेंगे? अगर जनरल एंट्री पास करी है हमने तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। दिख रहा है? 10,009% डिवेंचर्स और ₹100 ईच इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी 10 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख। ये नीली हो गया। इफेक्ट कितना है? 8 लाख ही है। मतलब बैलेंस शीट में सिर्फ 8 लाख, मतलब जो हमारा लोन अमाउंट है वही आएगा। इसके आगे की हम कुछ बात करेंगे नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आती है बात। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आती है। चलो, बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तो दो मेथड हुए। एक तो जब एंट्री पास नहीं करते, एंट्री पास नहीं करते तो सीधा क्या है, लोन तो ऐसे दिखा देंगे और यहाँ बस एक डिक्लेरेशन दे देंगे। ठीक है, यहाँ डिस्क्लोज कर देंगे कि हमने डिवेंचर्स भी इसके अगेंस्ट इश्यू कर रखे हैं। अगर हम जनरल एंट्री पास करेंगे, राइट, तो सेम है, बस जहां हमने वो दी थी ना, डिस्क्लोजर दिया था, वहां एक बार ही दिखाया, वो अमाउंट दिखाया और फिर उसको लेस कर दिया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को। बस कुल मिला के बात वही रहती है। ठीक है, और एंट्री क्या होती है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 9% डिवेंचर, जो भी परसेंटेज डिवेंचर है मतलब, और जितने के डिवेंचर होंगे उतना अमाउंट आएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर मैंने कहा हाँ हाँ, अगर ये हम डिफॉल्ट कर देते हैं तो क्या होगा? आपने बोला था डिफॉल्ट कर देते हैं तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर हम डिफॉल्ट कर देते हैं, हम मतलब कंपनी, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर देती है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो अगर डिफॉल्ट कर दिया तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा जब तक जो बैंक है उस ऑप्शन को, अपने राइट को एक्सरसाइज ना कर ले। जब वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर लेगा तो हम क्या करेंगे? मैंने एक और एग्जांपल लिया इसी में। व्हाट इफ, क्या होगा अगर जो हयात लिमिटेड है फेल्स टू पे fails to pay installments on the loan and SBI decided to exercise the right vested in the debentures issued as collateral security। और इस पर जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है ना लोन पर, तो उन पर इंटरेस्ट कुल मिला के कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख तो हमारा इंटरेस्ट हो गया, 8 लाख का हमारा लोन था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमने एंट्री पहले क्या पास कर रखी थी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो पहले उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल, 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये तो सिंपल हमने रिवर्स कर दिया, कुछ नहीं किया है। अब उन्होंने अगर एक्सरसाइज कर लिया तो हमने उनको क्या बोला था? अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो आपको हम डिबेंचर्स ही अलॉट कर देंगे। डिबेंचर्स कितने करेंगे? 8 लाख तो ये था, 2 लाख ये था, और हो गया 10 लाख रुपए। कन्वर्जन ऑफ 9% डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इनटू 9% डिबेंचर लाइबिलिटी। अब ये हमारी लाइबिलिटी बन चुका है। ठीक है, अब हमें इस पर 9% के रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? चलो, आई होप क्लियर है यहां तक। ठीक है, हाँ सर क्लियर है। तो अभी आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान लो कि इस चैप्टर का वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? वन ऑफ दी मोस्ट कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस पर हम चल रहे हैं और इसको ध्यान से सुनना है। तो ये आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, फेस वैल्यू का मतलब आपको पता है? हाँ सर पता है। तो जब हम कहते हैं कि पार पर इशू करा है, एट पार, इसका मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपए है। ये मान रहे हैं हम, 100 रुपए के अलावा भी हो सकती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर हम कहते हैं एट डिस्काउंट, तो क्या है? 100 रुपए से कम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 95।
एट प्रीमियम, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ मान लेते हैं कितना, 110 मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये इश्यू का आपको समझ में आता है कि किस पर इश्यू कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, डिवेंचर होल्डर्स को कहते हैं कि हम ना आपको जो रिडीम करेंगे, जब पैसा देंगे, है ना, आपका प्रिंसिपल तो देंगे ही देंगे। मान लो 1 लाख रुपए थे, है ना, 1 लाख रुपए थे, 100 रुपए भी जो इश्यू करा था, 1 लाख रुपए आपके देने बनते हैं। इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब मान लो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी हम आपकी रीपेमेंट करेंगे इसकी, क्योंकि लोन ही है ना डिवेंचर्स, तो हम आपको क्या करेंगे, 1 लाख रुपए वापस देंगे। नॉर्मल केस है ना। हम वो कहेंगे चलो हम 95,000 रुपए आपको वापस देंगे। आप क्या याद रखोगे, 1 लाख रुपए दो, हम 95,000 रुपए वापस देंगे। कोई लेगा क्या? डिवेंचर्स कोई लेगा क्या? मतलब पैसे देगा क्या कंपनी को? कोई नहीं देगा। तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। तीसरा केस क्या बनता है, 1 लाख दो, है ना, 1 लाख के ऊपर देंगे कोई भी अमाउंट, मान लो 1,05,000 या 1,10,000, जो भी है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो इश्यू होता है, जो डिवेंचर इश्यू होता है, वो पार पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, और प्रीमियम पे भी हो सकता है। बट जो रिडीम होगा, रिडीम या तो पार पर होगा या फिर प्रीमियम पर होगा, कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होगा, राइट। जो जितने पैसे देता है उतने तो कम से कम उसको वापस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, उधार दे रहा है वो। तो बात समझ में आती है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब यहाँ आप बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास, अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो कितने केस बनते हैं। ये इशू है, ये रिडम्पशन है। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। ये क्या हो सकता है, ये पार पे हो सकता है, और रिडीम भी पार पे हो सकता है, राइट। इशू क्या हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है और पार पे हो सकता है। ये प्रीमियम पे हो सकता है इशू, ये पार पे हो सकता है, फिर वापस पार पे हो सकता है इशू, और ये प्रीमियम पे। ये डिस्काउंट पे हो सकता है इशू, और ये प्रीमियम पे। और आखिरी केस क्या बनेगा, आखिरी बनेगा प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम पर ही रिडीम किया, ठीक है। ये 6 केस बन सकते हैं, इस 6 के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 3 केस है ना, ये हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं इश्यू की एंट्री, ये सेम रहने वाली है। यहाँ कोई चेंज नहीं है सर, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। देखो हम जो पहले एंट्रीज कर रहे थे ना, जो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश वाला, जो एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, वो जो कर रहे थे वहां पर, तो हम हमारी ना उसमें अंडरलाइंग एजम्पशन थी एक, कि हम पार पर ही पे करेंगे, राइट, पूरा पूरा पैसा वापस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूरे से ज्यादा कर रहे हैं, मतलब प्रीमियम दे रहे हैं वापस, है ना, तो इसमें फर्क आएगा थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, कंपनी को ज्यादा फायदा कब है, इस वाले केस में, राइट, और यह ज्यादा नुकसान है, ठीक है। हाँ सर, नुकसान है यहाँ पर। मान लेते हैं जो पार वैल्यू 100 रुपए है ना, 100 रुपए के 100 रुपए वापस कर दिए, तो इंटरेस्ट दिया, बाकी इसके अलावा कोई लॉस नहीं हुआ। यहाँ 95 के 100 दे दिए, तो 5 रुपीज लॉस हुआ है। यहाँ 110 के 100 दे दिए, राइट, 110 में इश्यू करा था और पार पे रिडीम कर दिया, तो यहाँ पर कंपनी को एक्चुअली फायदा हुआ है, लेकिन इसके बदले का उसने इंटरेस्ट भी दिया, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, 100 पे और 110 पे। यहाँ 95 पे इशू करा है, यहाँ 110 पे करे हैं, यहाँ 110 पे इशू करा है, 110 पे करे हैं, या 105 पे 110 करे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी बात करते हैं, ठीक है। हमें ना यहाँ पर देखना है कि हमें एक्चुअली लॉस कितना हो रहा है, जो हम रीपेमेंट भी करेंगे ना, उसको नजर में रखते हुए, क्योंकि आज ही पता है हमें, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं ना, हमें उस वक्त पे पता होता है कि
हमें कितना लॉस है, राइट, रीपेमेंट पे। ठीक है, तो आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है, लेकिन याद नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता था, जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेस होते थे या या एक्सपेंसेस होते थे, लॉसेस होते थे एक्सपेक्टेड, उनको क्या कर लो, उन्हें आज रिकॉग्नाइज कर लो। और ये तो हमें पूरी सर्टेनिटी के साथ पता है कि यहाँ तो लॉस होने होने वाला है, तो आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। तो मेन मुद्दा क्या है यहाँ का, यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा है, सेम कॉन्सेप्ट है वहां वाला, बस जो लॉस हमारा रिडम्शन पे होने वाला है ना, उसको भी हम आज रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मैं कह रहा हूं उसको भी, इसके अलावा भी लॉस है ना, जैसे कि यहाँ भी लॉस है, राइट, यहाँ भी लॉस है, हर जगह जो भी लॉस है वो आज ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे हम। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बात समझ में आती है यहाँ तक? हाँ सर समझ में आती है। तो एक बारी आगे चले, हाँ सर एक बारी चलते हैं हम आगे। ठीक है, जो तीन सेम है ये वाले कॉन्सेप्ट, राइट, उनको देखते हैं एक बार। चलो ठीक है, तो हम यहाँ डिबेंचर्स की इशू की तो एंट्री कर रहे हैं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये लाइन। हम रिडम्पशन पे क्या करने वाले हैं ना, उसकी ट्रीटमेंट हम आज कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें पता है कि हमें उतनी पेमेंट करनी है आगे चल के। ओके सर, तो बस यही कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ कॉन्सेप्ट तो यही है, बट हमें उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस में लाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने लिख रखा, बहुत सारी कहानी लिख रखी है। तो डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, ये आपको समझा चुका हूं मैं। डिस्काउंट पार, डिस्काउंट प्रीमियम किसी पे भी इशू कर सकते हैं, बट जो पेमेंट है, हाउएवर द रिडम्पशन कैन ओनली बी मेड एट पार और प्रीमियम, पार या प्रीमियम पर ही रिडम्पशन कर सकते हैं। द प्रीमियम इज टू बी, द प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन इज अ लॉस। ऑब्वियस सी बात है, जो हम रिडम्पशन पर प्रीमियम देना चाह रहे हैं वो हमारे लिए लॉस है। एंड इट इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ इशू एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हमें आज ही रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, redeemable at par means redeemable at the face value or nominal value, whereas redeemable at premium means redemption at a value higher than the face value। टेक्निकल से थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दिया बस, मतलब आप समझ गए हो। ठीक है, समझ गए हो ना मतलब? हाँ सर, मतलब तो हम समझ गए। एक बारी फिर भी मैं एग्जांपल लेके यहाँ पूछता हूँ आपसे कि लॉस कितना हुआ है। सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो सारी चीजें छोड़ देनी है, यहाँ लॉस बताओ। यहाँ कितना है? जीरो। यहाँ लॉस कितना है? राइट, ये तो वैसे इशू का है लॉस, राइट, रिडेम्पशन का नहीं है, बट स्टिल यहाँ लॉस कितना, यहाँ लॉस कितना है? 5। यहाँ लॉस कितना है? यहाँ तो लॉस नहीं है। ठीक है, और यहाँ लॉस नहीं है तो सीधा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाता था, याद है? हाँ, वो वैसे 3 क्लास ही हुई है तो इतना ज्यादा पुरानी बात भी नहीं। पार पे, पार पे इशू करेंगे और प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो 10 रुपए का लॉस है। यहाँ कितने का? 15 रुपए का लॉस है। ठीक है, यहाँ कोई लॉस नहीं है। तो आपको मुद्दा समझ में आ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि ये वाला जो लॉस है ना, ये, इसको हमें आज ही रिकॉग्नाइज कर लेना। आज का मतलब जब हम इशू कर रहे हैं तभी। ठीक है, इशू करते टाइम ही इस लॉस को हमें बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि हमें पता है हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और हमें पता है कि सर्टेनिटी के साथ कि ये लॉस होने वाला है। ठीक है, अब वो करते कैसे हैं उसके लिए हम एक बारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, और प्रीमियम दो तरह का होता है, ध्यान रखना। एक ये इशू वाला प्रीमियम है और एक रिडेम्पशन वाला प्रीमियम है। इन दोनों में फर्क क्या है वो एक बार देख लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, जो इशू है, इशू पे जो प्रीमियम है, ये तो प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, और इसको हम सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग ही यूज कर सकते हैं, याद है? हाँ सर याद है। ठीक है, और ये जो है प्रीमियम और रिडम्पशन, ये कैपिटल लॉस है। ठीक है, ये हमारे लिए लॉस है। और नेचर क्या है? ये रिजर्व है और ये लाइबिलिटी है, पे करनी करनी है, हमने कमिट कर रखा है। ठीक है, यहाँ आउटफ्लो होता है क्या कैश का? नहीं, आउट पैसा थोड़ी जाता है इसमें, पैसा तो आ रहा है इनफैक्ट हमारे पास प्रीमियम के जरिए। बट यहाँ जब पेमेंट करते हैं रिडेम्पशन पे, तब पैसा जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? इसको रिजर्व से सरप्लस में दिखाते हैं,
और इसको हम लाइबिलिटी में दिखाते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। ये डिपेंड करेगा कि डिबेंचर शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, उसके हिसाब से ही इसका नेचर डिसाइड होगा। ठीक है, अगर एक साल से ज्यादा तो एक साल से ज्यादा है पेमेंट ड्यू, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाएंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कह रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब आते हैं आगे। ये मैंने आपको बताया कि जनरल एंट्री इसमें सेम रहेगी तीन केस में। डिबेंचर्स इश्यूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। ठीक है, इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। मतलब पार पर अगर हम रिडीम कर रहे हैं तो एंट्रीज नॉर्मल रहने वाली हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ना। बोलो हाँ। हाँ सर, तो इसके लिए मैं सीधा एग्जांपल ले रहा हूँ। सर आप तो सीधा एग्जांपल ले रहे हो, बेटा समझा तो दिया, एग्जांपल लेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। हाँ सर ठीक है। चांद लिमिटेड। ठीक है सर, ये एबीसी कहाँ गए आपके, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड? वो कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है, हमें तो एंट्री पास करनी है। चांद लिमिटेड इश्यूड 50,000 8% डिवेंचर्स, 50,000 डिवेंचर्स इश्यू करें, राइट? कितने के? 100 रुपए के। और एप्लीकेशन पे आना सारा पैसा, और रिडीमेबल एट पार है 5 साल बाद। ये मैटर हमारे लिए करता नहीं है, अगर डेट नहीं दे रखी तो। डेट दे रखी होगी तो जनरल एंट्रीज में दिखाएंगे डेट, वरना नहीं दिखाएंगे। Pass the necessary journal entries if the debentures are issued at par, discount of 10% और premium of 10%। तीनों केस में बताना है। ठीक है, रिडीम हम पार पे कर रहे हैं, बट हमें इशू के अलग अलग केस दे रखे हैं, तो मतलब ये तीनों केस कवर हो जाएंगे ना। हाँ सर, तीनों केस कवर हो जाएंगे। तो पहले केस में आप एंट्री बताओ, पहली एंट्री क्या करोगे? सर बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है, हाँ हाँ बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 50,000 इंटू 100, क्योंकि हम पार पे इशू कर रहे हैं। हाँ सर। और दूसरे में क्या आएगा, डिस्काउंट में क्या आएगा? 95 से कर देंगे, ओ सॉरी 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% डिस्काउंट है ना। और तीसरे में क्या आएगा, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड एंट्री देखते हैं, मेन सेकेंड ही है। सेकेंड एंट्री क्या है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 50 लाख रुपए टू 8% डिबेंचर्स। यही करी थी हमने अभी तक। हाँ सर यही करी थी। सेकंड केस में क्या होगा, 45 लाख तो आए हैं हमारे पास, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया हमें। सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 45 लाख रुपए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 लाख रुपए, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 50 लाख रुपए। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत वाली? सर ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ बेटा, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। उसमें अजम्पशन होती थी हमारी कि हम पार पर रिडीम करेंगे। यहाँ कह रहा है वो, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हम पार पे रिडीम करेंगे, हम पार पे रिडीम करेंगे। ठीक है, चलो प्रीमियम पे इशू करके पार पे रिडीम करना है, तो क्या करेंगे, 55 लाख रुपए आएंगे। 110 से मल्टीप्लाई किया, फेस वैल्यू कितनी थी, 100 इंटू कितना, प्लस 10% उसका, मतलब 110 इंटू 50,000 डिबेंचर्स। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 55 लाख रुपए, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 55 लाख रुपए, 50 लाख रुपए 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। हाँ सर ये तो समझ में भी आ गया। तो बस ये तीन केस आपके हो गए। जो मेन काम है वो आखिरी के तीन केसेस है सर। तो आखिरी के तीन केसेस करवाओ फिर। आखिरी के तीन केसेस करते हैं, चलो। तो आखिरी के तीन केसेस देखते हैं। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो मैंने ये जितनी भी एंट्रीज लिखवाई है ना, ये मैंने ये मानते हुए लिखवाई है कि सारा पैसा जो आ रहा है हमारा लमसम में आ रहा है। ठीक है, एंट्री लमसम में आए वैसे आए, आपको पता है क्या करता है ट्रीटमेंट। और डिस्काउंट प्रीमियम इनका ट्रीटमेंट कहाँ करना होता है, अलॉटमेंट में करना होता है। और जो हम लॉस भी रिकॉग्नाइज करते हैं वो भी अलॉटमेंट के टाइम पे करते हैं, लेकिन लमसम में तो एक ही एंट्री है। ठीक है, तो उसी टाइम पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पार पर इशू कर रहे हैं और रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड वो अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो फेस वैल्यू से आ रहेगा सीधा सीधा। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो सीधा यही आ गया। और 2% डिबेंचर्स। ठीक है, अभी सिर्फ ये दो एंट्री बताइए मैंने आपको, ये वाली और ये वाली। अब क्या है, प्रीमियम देना है ना रिडम्पशन पर, तो वो प्रीमियम लिख दिया।
लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। हाँ सर। और जो लॉस है उसको हमने डेबिट कर दिया, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके तहत हमने इसको डेबिट कर दिया, ये हमारा लॉस होने वाला है। बात समझ में आती है? हाँ सर। जो बाकी रिमेनिंग तीनों केसेस है ना, ये एंट्री सेम रहने वाली है। क्या बात कर रहे हो सर, एंट्री सेम रहने वाली है? हाँ एंट्री सेम रहने वाली है। बस फर्क पता है बेटा क्या पड़ेगा, ये जो लॉस का अमाउंट है ना और ये प्रीमियम का अमाउंट है, बस ये चेंज होता रहेगा। बस इसका इसी का गेम है, कितना लॉस हो रहा है वो हमें पता लगाना है। अब वो तो बेसिक बेसिक सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं उसमें। ठीक है। सेकंड केस क्या है, देखो पहली एंट्री सेम है। हाँ सर बिल्कुल सेम है। सेकंड एंट्री देखो, सर ये तो डिफरेंट है। देख तो लो, रुको जरा। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो आ गया। प्लस जो डिस्काउंट दिया था वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। प्लस जो लॉस है रिडम्पशन पे, वो आ गया। और जितना रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है हमें वो आ गया, ये अमाउंट सेम ही रहने हैं। हाँ सर। ये परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, यहाँ पर फेस वैल्यूज आ जाएगा। ओके सर। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ये और ये काट दो, तो ये नॉर्मल वही एंट्री हो जाएगी ना, कि पार डिस्काउंट पे इशू किया है और पार पे रिडीम कर रहे हैं। बट यहाँ पार पे रिडीम नहीं कर रहे, इसलिए हमें लॉस और प्रीमियम दोनों रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। बात समझ में आती है नहीं है? आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आई। बट इसका एक तरीका और है, और मैं रेकमेंड करूंगा उसको फॉलो करना। दूसरा तरीका क्या है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू लॉ ओ डिबेंट ओ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों शामिल कर दिए हम, टोटल लिख सकते हैं, परमिसिबल है। ठीक है। और ये मैं आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। 2% डिबेंचर्स अकाउंट, ये फेस वैल्यू से आ जाएगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट, जो कि हमने प्रीमियम पे करना है। ठीक है। अगर आप ऊपर एंट्री देखो तो ये वाली एंट्री और नीचे ये एंट्री सेम तो है। ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक ही एंट्री रखो, होच पोच ना हो जाओ। ठीक है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, राइट, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही डिवेंचर चैप्टर खत्म होता है ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, अभी मैंने अपलोड नहीं करी है। ठीक है। ओके सर। अब हमने प्रीमियम पर ही इशू किया और प्रीमियम पर ही रिडीम कर रहे हैं, तो हमारा नुकसान थोड़ा कम होगा, क्योंकि हमें पैसा एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो सेम है। बस डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 2% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये इश्यू पर जो रिजर्व वो प्रीमियम है, वो वाला प्रीमियम इन इश्यू मैंने लिख रखा है। ठीक है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी। एंट्री समझ में आती है? सर अभी क्लियर नहीं हुई? नहीं हुई है क्लियर? आपको थियोरेटिकली समझ में आई है? एक सवाल करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है सर, एक सवाल करते हैं हम, आप सवाल करवा दो तो उससे हमें पता चल जाएगा। देखो बेटा, ये जो पहले 3 केस है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बट आपको फटाफट बता दूंगा। ठीक है। हाँ सर। इस पे एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगी? 10% डिबेंचर्स इश्यू करे हैं, 100 रुपए का एक है, 100 रुपए पर ही इशू किया है, और रिपेएबल भी 100 रुपए है। इसका मतलब क्या है, पार पार वाला केस है, इशू भी पार पर, रिडीम भी पार पर। इसकी एंट्री नॉर्मल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू परसेंटेज, मतलब 10% डिबेंचर्स अकाउंट। 100 100 रुपए आएंगे ना सब में, क्योंकि पार पे है, कोई झंझट ही नहीं है इसमें तो। हाँ सर कोई झंझट नहीं है इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है तो आप परेशान क्यों होते हो? परेशान होने वाली बात ही नहीं है इसमें। हाँ सर बिल्कुल नहीं है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है कि इश्यू किस पे किया है, डिस्काउंट पे, और रिडीम कर रहे हैं पार पे। सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपीज, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 95 टू परसेंटेज डिवेंचर्स 100। ठीक है, क्लियर है? हाँ तो ये दो देख लेते हैं पहले। ये तो पार था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, और इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये हम कई बार कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये आपको मैंने पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप अपने अपने एंड पर भी चेक कर सकते हैं इसको। कोई दिक्कत वाली बात है? सर अभी तक तो कुछ नहीं है दिक्कत वाली बात। हाँ, आगे भी नहीं होगी इंशाल्लाह।
है ना, हम अच्छे से करेंगे तो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इसमें क्या है, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इश्यूड एट ₹105, ₹105 पे इशू किया, मतलब प्रीमियम पे इशू किया है, और रिडीम हम कर रहे हैं पार पर। नॉर्मल केस है ना, नॉर्मल केस क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, ₹105, क्योंकि ₹105 पे इशू किया। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ₹105, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट ₹100, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, ₹5। तो ये भी क्लियर है, दोनों एंट्री। ठीक है, अब आता है असली मुद्दा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब सवाल करेंगे। चौथा जो पार्ट है, डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट ₹100, पार पे इशू किया, रिपेएबल एट ₹105, पार पे इशू करके प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। यहाँ एक बार लॉस बताओ मुझे कितना है, ₹5। लॉस कितना है, 5। ठीक है, 5 है ना लॉस, हाँ सर लॉस 5 है। तो इस जो ₹5 का लॉस है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी जब हम इश्यू कर रहे हैं तभी हमें रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि हमारी लाइबिलिटी है। जब भी हम रीपे करेंगे डिबेंचर्स को, तो हमें ये पैसा भी रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख लें एंट्री एक बार। हाँ सर देख लेते हैं, पहली एंट्री क्या होगी बताओ। देखो, कितने पे पार पे इशू किया, क्या एंट्री है अभी, क्या एंट्री होगी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ₹100, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ, 2% डिबेंचर्स, ₹100। नहीं, यहाँ ये नहीं होगी बस, क्योंकि हम रिडीम जो कर रहे हैं ना ₹5, हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, देखो लॉस कितना है, ₹5, ध्यान देने वाली बात है ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो सिंपल है, 100 दूसरी एंट्री क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये लॉस है हमारा इसलिए हमने डेबिट कर दिया ₹5। 2% डिबेंचर्स अकाउंट ₹100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट ₹5। तो हमने क्या किया, ₹5 की ये लाइबिलिटी खड़ी कर दी अपनी, और ये ₹5 का लॉस हमने अभी रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारा लॉस है। बात समझ में आती है, हाँ सर बिल्कुल आती है बात समझ में। अभी हम यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि हम इश्यू पर फोकस कर रहे हैं बस। अदरवाइज इस लॉस को हम क्या करेंगे, हमें राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, ये 16 में हमने पढ़ा था, और इसी साल में करना पड़ेगा, ईयर एंड पे इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। हाँ सर, राइट ऑफ की एंट्रीज हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह से करते हैं। ओके सर, अब बताओ अगला केस क्या है, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या है, डिबेंचर्स हमने कितने पे इशू करे हैं, 95 पे, और रिडीम कर रहे हैं 105 पे, मतलब कितने का नुकसान, ₹10 का नुकसान दिख रहा है, ₹10 का लॉस है यहाँ पर, ₹10 का लॉस दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ सर दिख रहा है, मतलब ₹95 हमने लिए और 105 वापस कर रहे हैं, तो ₹10 का लॉस है। इसके अलावा इंटरेस्ट तो देते ही हैं हम, इंटरेस्ट की अभी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सेकेंड एंट्री होगी उसमें ₹10 को रिकॉग्नाइज करेंगे, आज ही कर लेंगे। हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, अभी देख लेते हैं फिर हम फिफ्थ वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट पे किया था हमने 95, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95, लॉस ऑन इश्यू कितना, 10 रुपए का लॉस पे इशू है, बट रिडम्पशन की वजह से कितना है, वो ₹5, क्योंकि पार के ऊपर कितना कर रहे हैं, ₹5 कर रहे हैं। बात समझ में आती है। देखो ये जो परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट होता है ना, ये हमेशा हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। फेस वैल्यू कितनी है, 100, है ना। यहाँ जो दे रखा है ना, ऑफ ₹100 ईच क्वेश्चन में, ये इसीलिए दे रखा है कि हमें ये क्या करना है, डिवेंचर्स जो परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट है वो इसी से सेटल करना है। बात समझ में आती है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आती है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट वाला, ये लास्ट केस है। तो 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट प्रीमियम, मतलब ₹105, ₹100 के ऊपर है ना तो प्रीमियम, और कितना में रीपे करना है, 110 में, मतलब यहाँ कितना लॉस है, ₹5। ठीक है, ₹5 लॉस है, हाँ सर ₹5 लॉस है। ₹5 लॉस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, देख लेते हैं एक बार। पहली एंट्री तो सेम होने वाली है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 105 105। हाँ, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105। ठीक है, 105। अभी आप इसको इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 2% डिबेंचर्स 100 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 रुपए। ठीक है, ये एंट्री नॉर्मल करते हैं, बट हमें लॉस भी हो रहा है रिडम्पशन पे, क्योंकि हम 110 रुपए दे रहे हैं। पार देखो, लॉस जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना, वो पार के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो पार पे हमें लॉस कितना हो रहा है? 10 रुपए। प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? 10 रुपए। उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया 10 रुपए। ठीक है, अल्टीमेट लॉस तो हमें 5 रुपए का हुआ है, बट हमने 10 रुपए यहाँ रिकॉग्नाइज किया है। जब हम इसको राइट ऑफ करने जाएंगे तो हम इससे सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हमें अभी अभी आगे देख रहे हैं। आपको यहाँ तक समझ में आती है बात? हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आती है। यहाँ तक कोई सवाल है तो जरूर पूछना, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, अभी भी क्लियर हो गई होंगी, बट क्या है ना कि पहली चीज जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। हम कर क्यों रहे हैं वो चीज है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। राइट, हम रिकॉग्नाइज जो हमारा रिडम्पशन की वजह से लॉस हो रहा है ना, वो कर रहे हैं बुक्स में रिकॉग्नाइज। ठीक है, अगर हमें प्रीमियम मिला है इश्यू पर या नहीं मिला है, वो सेकेंडरी मैटर है। और मैं आपको पीछे बता चुका हूँ पहले कि जो हमारा डिस्काउंट होता है ना, मैंने बताया था ना, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो डिस्काउंट या लॉस होता है इश्यू पर, वो क्या होता है? हमारा कैपिटल लॉस होता है ना, मैं लिखवा चुका हूँ आपको ये। ठीक है, कैपिटल लॉस होता है और शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच डिवेंचर्स आर इश्यूड। ये कौन कहता है? हमारा AS16 कहता है, बोरोइंग कॉस्ट वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, दिस शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जितना बचा पैसा उसको कर लो, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल लो, इतना पैसा निकाल सकते हैं। राइट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें ये फाइनेंस कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, एंट्री हमने कर रखी है टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट जो होता है उसको भी राइट ऑफ करते हैं, लॉस होता है उसको भी राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, वो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, वो हमारे लिए लॉस ही है, उसको राइट ऑफ करते हैं साल के एंड में। ठीक है, अब उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं इस सवाल में हमें समझ में आएगा। चले, हाँ सर चलो। एग्जाम्पल देखो, डेट्स के साथ बात कर रहा है इसमें। ऑन 1 अप्रैल 2020 एम्ब्रो लिमिटेड इश्यूड 10,000 9% डिबेंचर्स। 10,000 9% डिबेंचर्स। ठीक है, एट अ डिस्काउंट पे इश्यू करें, 10% का डिस्काउंट है। इसका मतलब इश्यू प्राइस कितना हुआ? 90। हाँ सर, 90 हुआ इश्यू प्राइस। द इश्यू प्राइस इज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन, एक ही इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं पैसा। द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड, इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ऑलरेडी 1,75,000 रुपए बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या मांगा है हमसे? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो जो 10,000 डिवेंचर्स इश्यू करे हैं 90 पे, तो कितना पैसा आएगा? 9 lakhs। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 lakhs। सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देखो पार पे रिडीम कर रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट होने वाला है, ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है इसमें। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट और 2% डिवेंचर्स अकाउंट। ये सारा किया हुआ है अप्रैल में हुआ सब कुछ। ठीक है, अब 31 मार्च को क्या करेंगे? ईयर एंड में करते हैं, मैंने बताया था ना। हमारे पास लॉस कितना है? 1 लाख रुपए लॉस है ना, क्योंकि हमने जो 100 रुपए की चीज थी वो 90 में दे दी, और वो भी 10,000। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। डिस्काउंट कितना है? 1 लाख है ना, तो 1 लाख को इसको हम राइट ऑफ करेंगे। कैसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट 1 लाख टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर मान लो क्योंकि हमारे पास 1,75,000 रुपए बैलेंस था ऑलरेडी, तो हमने 1 लाख यूज कर लिया। क्लियर है? और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट तो सिंपल है बहुत। ये कैसे आया? टू डिबेंचर 9% डिबेंचर्स अकाउंट बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये तो सीधा यहां से आ गया जनरल एंट्री, है ना। जनरल एंट्री से लेजर बनाना तो आता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, यहां से 1 लाख रुपए ये वाला इधर आया और ये वाला भी 1 लाख रुपए इधर आया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखो अगर ये 75,000 रुपये होता तो हम क्या करते? 75,000 रुपये तो यहाँ से राइट ऑफ कर देते और जो 25,000 रुपये बचते वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करते। ठीक है, अभी आगे आ रहा है एक क्वेश्चन और, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाओगे क्या? बेटा इतने ज्यादा क्वेश्चन तो मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ चुन चुन के कुछ कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है। और आप इसको जब रिवाइज भी करोगे ना, अगर यही नोट्स आप यूज करोगे तो आपको आपके लिए वो रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर। अब आ गए हम चांद तारे तोड़ने, मतलब मून लिमिटेड। ठीक है, तो मून लिमिटेड ने क्या किया? मून लिमिटेड इश्यूड 10,000 9% डिवेंचर्स और ₹200 ईच। 200 रुपए का एक डिवेंचर है, राइट। 200 रुपए का मतलब फेस वैल्यू यहाँ पर कितनी है? यहाँ 200 रुपए है फेस वैल्यू, सोनी है, ध्यान रखना। कितने पे इशू करा है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट के साथ इशू करा है। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स और प्रीमियम पर रिडीमेबल है 10% की। मतलब कहने का क्या है? 190 पे इशू किया है, ये इशू प्राइस है। और जो रिडीम करेंगे, रिडीम कितने पे होगा? 220 रुपए पर। ठीक है, तो लॉस कितना है दिख रहा है? एक डिवेंचर पे लॉस कितना है? 30 रुपए। ठीक है, जो ये 30 रुपए लॉस है ना, इसी को हमें जब इश्यू कर रहे हैं तभी रिकॉग्नाइज करना है और बाद में हमें इसको राइट ऑफ भी करना है उसी साल के एंड में। ठीक है सर, चलो आगे बात करें। हाँ सर बात करते हैं। ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज कितना? 10,000 रुपए, राइट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 10,000 ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, 10,000 ऑलरेडी हमारे पास होने का मतलब क्या है कि जो भी लॉस है हमारा रिडम्पशन पे, राइट, मतलब इश्यू पे रिडम्पशन की वजह से हो या इश्यू की वजह से हो, मतलब जो 30 रुपए का लॉस निकाला हमने, तो वो हम क्या करेंगे? 10,000 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे और बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। बाकी क्यों बोला मैंने? 30 का तो एक पे लॉस है, 1,000 इश्यू कर रहे हैं तो 30,000 का लॉस है। हाँ सर 30,000 का लॉस है, 10,000 यहां से हो गया तो 20,000 कहाँ से आएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ओके सर। तो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू, इश्यू के लिए करनी है पास। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बताना है एक बार। ठीक है, चलो सवाल करें। तो पहले एंट्री बताओ एक बार, एप्लीकेशन वाली एंट्री क्या होगी? सर ये तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां तक तो आ गई बात समझ में। अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट भी बताएं? सर अमाउंट बता देते हैं। 190 इशू प्राइस था, 1,000 इशू करें तो कितना हुआ? कितना हुआ? हाँ 1,90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,90,000। हाँ सर, सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री भी सिंपल है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,90,000 टू, और वो फिर लॉस आ जाएगा, कितना होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा? 30 × 1,000, 30,000 रुपए। टू परसेंटेज डिबेंचर्स मतलब 9% डिबेंचर्स कितना? 2 लाख रुपए। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम कितना देना है? 10%, मतलब
20,000 रुपए। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,90,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 30,000 रुपए। 2% डिबेंचर्स 2 लाख। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 20,000 रुपए। देखो इसमें फेस वैल्यू 200 है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है, ध्यान रखना। अब एक एंट्री क्या करनी है, हमें राइट ऑफ भी करना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 ये था हमारे पास, लेकिन लॉस हमारे पास 30,000 है, तो बैलेंस कितना बचेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया 20,000 और उसको हमने डाल दिया। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट एक बार बना के दिखाओ, तो बना दोगे। हाँ सर बना देंगे। इसमें 30,000 रुपये बैलेंस आएगा, कहाँ से आएगा, 10,000 तो यहाँ से आएगा और 20,000 यहाँ से आएगा, और फिर रिडीम हो जाएगा 10,000 यहाँ से 20,000 यहाँ से। हाँ सर। बाकी बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, देखो रिजर्व से शेयर होल्डर्स फंड मांगा है बैलेंस शीट में बस, तो कैसे शो करेंगे। यहाँ तो सीधा सीधा ये आ गया, इक्विटी लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व सरप्लस, यहाँ नोट नंबर 1 और यहाँ उसका बैलेंस, बैलेंस नीचे कैलकुलेशन है उसकी। रिजर्व सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000 था। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ 10,000 राइट ऑफ कर दिया, तो ये जीरो बचा, कुछ नहीं बचा है। सरप्लस ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो गिवन नहीं था हमें, ओपनिंग बैलेंस का गिवन नहीं था, तो हमने जीरो लिख दिया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ 20,000, तो 20,000 हमारे पास नेगेटिव आया बैलेंस, तो नेगेटिव हमने लिख दिया। लॉस ऑन डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट सिंपल है, डिबेंचर्स से कितना आया 10,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 20,000। सिंपल क्या करना है, जर्नल एंट्रीज है में ये वाला अकाउंट तो आप बना लोगे, अकाउंट तो किसी भी चीज का मांगा जाए आपसे बना लोगे। ये एक्चुअली सैंपल पेपर में भी है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। यहां तक यहां तक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। चीजें क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस वीडियो को ना वापस देख लो यहीं पॉज करके, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया, राइट। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं नोट्स भी जब भी अपलोड हो जाएगी तो इसके साथ साथ नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, उन नोट्स को आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके सर। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो एक सेपरेटली इसके लिए मैं क्लास लेना नहीं चाहता, राइट। 10 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी करते हैं, नक्की करते हैं इसे करके, है ना, अभी करके खत्म करते हैं। चलो चले फिर। सर अब हम सीख रहे हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो हम बार बार कह रहे थे ना, 9% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो बता दो। देखो इसमें पहली बात तो ये खुशखबरी है, खुशखबरी क्या है, जो टीवीएस वाला कॉन्सेप्ट है ना वो सिलेबस में नहीं है, टर्म 2 के लिए, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सिलेबस कम हो गया, राइट, तो उसको हम ध्यान नहीं देंगे, और मैंने लिखवाया भी नहीं है, सिर्फ एक नोट लिखवा दिया उसका, ठीक है। तो हम सिंपल एंट्रीज देखते हैं। देखो किसी को भी अगर हमें कोई लाइबिलिटी पे करनी होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, राइट, क्या करते हैं, पहले उसकी ड्यू की एंट्री करते हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो भी जो भी एक्सपेंस है जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं हम, वो एक्सपेंस डेबिट टू जिसको पे करना है, ठीक है, यही करते हैं ना, मैंने ये एक एंट्री बताई थी पहले भी आपको, ठीक है, एक एंट्री मैंने पहले भी बताई है आपको, लेकिन फिर से बता देते हैं, परचेज वाली बताई थी, याद है। हाँ, तो मैं उसी को ले रहा हूँ वापिस, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितना मान लो 10,000, और फिर क्या करेंगे, इसको पेमेंट भी करना है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप देखोगे क्रेडिटर से क्रेडिटर कट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, परचेज टू बैंक। तो बस प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, पहले ड्यू करना और उसके बाद पे करना, रिकॉर्ड्स में पता पता रहता है किसको कितना पे किया, इसलिए जरूरी होता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना तो इसके बिना अगर काम करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, पहले ड्यू करो उसके बाद पेमेंट कर दो इसकी। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपको कि जो हम कर रहे हैं वो भी तो एक्सपेंस है ना एक, हाँ सर बिल्कुल है, एक्सपेंस ही है।
तो मैं कह रहा हूँ एक्सपेंस परचेज नहीं है, क्या है, इंटरेस्ट है। ओ, और पे हमें क्रेडिटर्स को नहीं करना, डिबेंचर होल्डर्स को करना है। ठीक है, और यहाँ भी डिबेंचर्स होल्डर्स आ जाएगा। बात समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होती? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ये एंट्री आप सीख चुके हो, सिर्फ क्या है, नाम चेंज हो रहा है, अकाउंट्स के नाम चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, जो आप बचपन में कर चुके हो। बचपन कब था आपका? कॉमर्स का बचपन 11th में होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी हमारी? एंट्री देख लेते हैं एक बार। एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, डीएच लिख रहा हूँ जानबूझ के, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। दो एंट्री बनी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इंटरेस्ट का क्या होता है? इंटरेस्ट पीएनएल में चला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बस तीन एंट्री होंगी कुल मिला के, एक तो ये डीओ की, एक पेमेंट की, और जो एक्सपेंस है उसको राइट ऑफ करने की, मतलब ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस में। बस ये तीन एंट्री है। दिक्कत वाली बात? सर क्या दिक्कत वाली बात इसमें? कुछ तो दिक्कत वाली बात है नहीं। दिक्कत वाली बात नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। देखो एंट्री मैंने करवा रखी है। इसको आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी लिख सकते हो, राइट? या आप क्या कर सकते हो, डिवेंचर्स इंटरेस्ट भी करके लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या डिवेंचर्स इंटरेस्ट, कुछ भी लिख दो। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट पे करना होगा, बस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आनी चाहिए हमें। और जब हम पेमेंट करेंगे इसकी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट कर देंगे। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट टू इश्यू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। बस सिंपल। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो एक खुशखबरी भी देख लो, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर 2021 टर्म टू एग्जाम्स। ठीक है, तो मुबारक हो। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट में ना सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं है। टाइम्स लिमिटेड ने क्या किया? इश्यूड 15,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 15,000 डिवेंचर्स हैं 100 रुपए के। ठीक है, उस पर 10% डिवेंचर्स और 10% इंटरेस्ट है। 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा? 100 रुपए, तो सॉरी 10 रुपए। और 10 रुपए कितने लोगों को देना है? 15,000 डिवेंचर होल्डर्स को, डिवेंचर्स पे। ठीक है, तो कितना बनेगा? 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट बनेगा। हाँ सर, बट आगे बढ़ते हैं। द इश्यू वॉज fully subscribed according to the terms of issue. Interest is payable on half yearly basis, मतलब साल में 2 बार देना है इंटरेस्ट। ठीक है, pass the necessary journal entries for interest on debentures for the year. The issue was made on 1st April. 1st April को इशू किया है, तो 6 महीने कब पूरे होंगे? सितंबर में। फिर अगले 6 महीने मार्च में। तो क्या है, जो 1.5 लाख रुपए है ना, ठीक है, वो 75,000 रुपए पहले महीने में, 75,000 रुपए बाद में। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये हमेशा एनुअल दिया होता है, इस साल में कितना देना है। ठीक है, साल में इतना है तो 6 6 महीने का कितना हुआ? 5 5%। ठीक है, या सिंपल पूरा कैलकुलेट करो उसको, 2 बार 2 में डिवाइड कर दो, क्योंकि 6 महीने में पे कर रहे हैं। ठीक है सर, तो पहली एंट्री क्या होगी? सितंबर को डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट टू डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना? 75,000। ध्यान रखना, की पॉइंट यही है यहाँ पर, 75,000। ठीक है, और फिर इसकी पेमेंट करनी है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 75,000 टू बैंक अकाउंट 75,000। कूल। अगली एंट्री मार्च में हो जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात होगी? डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 75,000 75,000। in डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट 75,000 75,000। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर भी करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो ये वाली एंट्री है ना, ये वाली एंट्री आप छोड़ भी सकते हो इस केस में। क्या मानकर कि देखो 31 मार्च है, साल का आखिरी दिन है, ड्यू भी हम तभी कर रहे हैं, पेमेंट भी हम तभी कर रहे हैं। हो सकता है अप्रैल में पे कराओ,
तो अप्रैल में पे करेंगे तो पेमेंट अगले साल में आएगी, इस साल में तो आएगी नहीं। ठीक है, तो बस उस बेसिस पे आप छोड़ सकते हो, बाकी आप कर भी दोगे तो कोई बात नहीं है, और आप कुछ नहीं लिखते इसके लिए तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो देखो कुल मिला के बात इतनी है, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, जो डिबेंचर्स वाला जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैं सारे आपको करवा चुका हूँ। आपके जो भी डाउट हो तो उनको आप जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर कोई सजेशन है, कोई चीज़ अगर आप किसी और चीज़ में आप और हेल्प चाहते हो मेरी तो वो भी बता देना। मैं आपको जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके साथ मिलता हूँ जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और हम ये वाला जो सिलेबस है ना, हाँ, जो सिलेबस है वो हम इस महीने के एंड में कर लेंगे। इस महीना मतलब फैब चल रहा है, तो फैब के महीने के एंड तक पहले ही पहले कर लेंगे, उससे मैं मार्जिन लेके बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा। हम खत्म कर देंगे सिलेबस को। आप बस प्रैक्टिस करते हुए जाना, और ये आपको मुझसे प्रॉमिस भी करना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलरली, और आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जा रहे हो। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।